जय हिंद साथियों। मैं अताउर रहमान स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी फर्स्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जान लें कि पिछली कक्षा में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को का बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आइए क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ लाइनें हैं। कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए वो आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ आती हैं लेकिन सफलता के लिए वह कठिनाइयाँ आवश्यक है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कर्जन। आज का टॉपिक है कर्जन, यानी कि टॉपिक है कर्जन। कर्जन कर्जन का कार्यकाल रहा वो रहा 1898 से 1905 ईस्वी तक। इसने 1858 से 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय के पद पर बना रहा और कहा जाता है कि जो 1858 का अधिवेशन हुआ था, आईएनसी का अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसमें कर्जन का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था क्योंकि वह 1898 में भारत आया था और 1858 में कांग्रेस द्वारा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इसका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया गया था और ये समझ के स्वागत किया गया था कि जो जब कर्जन आएगा तो कर्जन हमारे हितों के लिए कुछ अच्छा करेगा। बल्कि ठीक इसके विपरीत हुआ। ठीक इसके विपरीत हुआ। कांग्रेस को यह विश्वास था कि कर्जन हमारे हितों के लिए कुछ काम करेगा, लेकिन इसने बिल्कुल विपरीत काम किया और इसे इस नीयत से भेजा गया था इसको इस नीयत से भेजा गया था कि जाके भारत में सांप्रदायिकता फैलाए। और सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच खाई को बढ़ाना खाई को बढ़ाना खाई को बढ़ाना इसका मतलब ये होता है सांप्रदायिकता फैलाना। इसको इसी नियत से भेजा गया था ताकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसको बने हुए महज 10 से 12 साल हुए थे, उसको वो भव्य रूप धारण न कर सके, बल्कि इसको डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत इसको डिवाइड करना कि कांग्रेस दो गुटों में विभक्त हो जाए दो गुटों में विभक्त हो जाए। क्योंकि ये जो उस समय के जो 1858 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य थे उसमें अक्सर करके मैक्सिमम लोग उदारवादी विचारधारा के थे। तो ये सोचता था कि अगर हम यह इस नीतियों को लागू करेंगे तो ये उदारवादी लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3P पॉलिसी को अपनाएंगे। हमने पिछली क्लास में ये चर्चा भी किया था कि 3P पॉलिसी क्या होता है। ये ज्यादा से ज्यादा 3P पॉलिसी को अपनाएंगे 3P पॉलिसी को अपनाएंगे। ये 3P पॉलिसी, ठीक है, आइए इसके बारे में भी कुछ डिस्कशन हो जाए। 3P पॉलिसी मतलब पहले पहले एप्लीकेशन लिखेंगे, यानी पहले याचना करेंगे पहले एप्लीकेशन लिखेंगे यानी याचना करेंगे, फिर उसके बाद ये प्रे करेंगे यानी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद ये प्रे करेंगे, उसके बाद ये प्रचार करेंगे, उसके बाद ये प्रचार करेंगे। ये 3P पॉलिसी को मानने वाले उदारवादी नेता थे। पहले एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रचार करेंगे। इसलिए कर्जन ने कहा कि एप्लीकेशन के थ्रू अपने बातों को मनवाते हैं और ये कोई विद्रोह नहीं करते हैं, इसलिए इन पे नीतियों को लागू करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अभी इसे ये नहीं पता है, कर्जन को ये नहीं पता है कि एक और धारा बाकी है
जो शस्त्र क्रांति की बात करता है, जो ये कहता है कि अपनी बात को तीव्र तरीके से रखना चाहिए। कर्जन को अभी ये नहीं पता है, जो उग्रवादी नेता है। और कर्जन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ कुछ नीतियों को लागू किया। उस समय का चित्र था, उस समय का चित्र था ये बंगाल। बंगाल में बहुत ही पुलिस, जो उस समय की पुलिस थी, वह आती थी ब्रिटिशों के अंडर में। वह इस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रही थी। इन एरियो में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रही थी। लोगों को जबरन पकड़ के जेलों में बंद कर देती थी, और जो भी कोई आंदोलन उठाते थे, जो भी कोई अपने मुद्दे उठाते थे, उन पे जबरन करके ज़बरदस्ती किया जाता था और उनको ज़बरदस्ती पीटा जाता था। तो उस समय के पुलिस भी भारतीय लोगों पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रही थी। और ये जो उदारवादी नेता थे, ये भी शांत थे, ये बस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी बातों को मनवाना जानते थे। आइए जानते हैं कि जो कर्जन है, कर्जन के समय जो प्रमुख घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बारे में बारी बारी से करके उस पर चर्चा करते हैं कि कर्जन की प्रमुख घटनाएं क्या थी। कर्जन की प्रमुख घटनाएं, कर्जन के समय के महत्वपूर्ण घटनाएं। सबसे पहली घटना है कि कर्जन ने 1898 में भारत में आया था। 1898 में भारत का वायसराय बना और 1905 तक भारत का वायसराय रहा। इसके महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक आता है कि इसने 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में एक पुलिस आयोग की स्थापना की, यानी कि पुलिस कमीशन की स्थापना की। 1902 ईस्वी में इसने पुलिस आयोग की स्थापना की। 1902 ईस्वी में इसने पुलिस आयोग की स्थापना की, और जिसका अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। जिसका अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। फिर इसी आयोग को हम कहते हैं कि फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग इसी के नाम पर रखा गया कि फ्रेजर आयोग। हमने पहले ही चर्चा की कि जो उस समय का बंगाल एरिया था, ये बंगाल एरिया में पुलिस बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही थी। फिर भी कर्जन ने पुलिस आयोग की स्थापना की, ताकि सबसे पहले भारत को काउंटर करने के लिए, आईएनसी को काउंटर करने के लिए सबसे पहले उसने पुलिस को अपने अंडर में लिया, ताकि भारतीयों पे और ज़्यादा शिकंजा कसा जाए। फिर उसके बाद आता है जो इसके दूसरा महत्वपूर्ण घटना है 1903 में। 1903 ये कहा जाता है कि 1903 यानी कि दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में, और इसमें एडवर्ड, ये दूसरी दिल्ली दरबार, ये सेकेंड दिल्ली दरबार थी। इसमें एडवर्ड सेवन भारत आया, एडवर्ड सेवंथ भारत आया। और कहा जाता है कि ये जो कर्जन था, ये दूसरी दिल्ली दरबार जो 1903 में हुई थी, इसमें इतना बेतहाशा पैसा खर्चा किया, इतना ज़्यादा पैसा खर्चा किया कि लोगों ने इसके प्रति बहुत ही असंतोष जताई। बहुत ही ज़्यादा लोगों ने क्रांति की, आंदोलन किए, लेकिन फिर भी ये कर्जन नहीं माना। फिर इस बस इसके स्वागत के लिए इतने पैसे खर्च किए गए थे। इसके स्वागत के लिए, इसकी ताजपोशी के लिए ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और इसमें बेतहाशा पैसा खर्च करना चाहिए था। वह पैसा जो भारतीयों के विकास पे खर्च करने चाहिए थे, जो भारतीयों के शिक्षा पे खर्च करने चाहिए थे, जो भारतीयों को रोजगार पे खर्च करने चाहिए थे, वह इसके बस एक ब्रिटेन के जो महाराजा था, उस पे उसके स्वागत के लिए खर्च किए गए। उसके स्वागत के लिए, वो भी भारतीयों का पैसा था, उसके स्वागत के लिए खर्च किए गए। लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी कुछ इसका निष्कर्ष नहीं निकला। फिर आते हैं तीसरी घटना, वह होती है 1904 में। और 1904 में इसमें सबसे पहले 1904 में इसने विश्वविद्यालय अधिनियम लाए। विश्वविद्यालय अधिनियम लाए। क्या है विश्वविद्यालय अधिनियम? विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लाया।
आइए जानते हैं कि क्या है विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय अधिनियम के थ्रू जो भी कॉलेज को मान्यताएं दी जाती थी, वह मान्यताओं को कॉलेजों को मान्यताएं मिलना कठिन हो गया। वह कॉलेज को मान्यताएं मिलना कठिन हो गया। जैसे कि हमारे एरिया में बहुत ही ऐसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है डीडीयू यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्सिटी उसी से अटैच्ड है। तो उसी प्रकार उस समय भी कुछ कॉलेजेस होते थे जो विश्वविद्यालय से अटैच होते थे, यानी कि उससे मान्यताएं प्राप्त होती थी। तो उन मान्यताओं को प्राप्त करना इस विश्वविद्यालय अधिनियम के थ्रू कठिन कर दिया गया। इसका विरोध आशुतोष मुखर्जी साहब ने किया। मुखर्जी साहब ने इसका खुलकर विरोध किया। ये कर्जन के समय के कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। ये कर्जन के समय के कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो हर बार अलग अलग तरीके से हर एक एग्जाम में पूछे हैं। अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया था, 2-3 महीने पहले की बात है, कि विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दूसरी दिल्ली दरबार, पहली दिल्ली दरबार और तीसरी दिल्ली दरबार कब लगी थी। और उसके बाद पुलिस आयोग कब गठित हुआ था, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम 1885 से लेके 1905 तक की जो चरण है, उदारवादी चरण, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर 1905 से 1919 तक जो उग्रवादी चरण यानी राष्ट्रवादी चरण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद 1919 से 1947 तक, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, उसके बीच को हम गांधीवादी चरण कहते हैं। उसके बारे में आइए पहले एक पृष्ठ पे देख लेते हैं, उसके बाद आगे बारी बारी से चर्चा होती जाएगी। बात है 1885 से 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वहां से लेके 1905 की ईस्वी को हम कहते हैं कि नरम दल, यानी कि उदारवादी चरण, उदारवादी हम कहते हैं कि उदारवादी चरण। बात है 1919 से 1905 से 1919 को काल को कहते हैं कि गरम दल, यानी कि उग्रवादी या फिर राष्ट्रवादी चरण, या फिर राष्ट्रवादी उग्रवादी या राष्ट्रवादी चरण। फिर 1919 से 1947 के जो काल है, जब हमारा भारत आजाद हुआ है, इसको कहते हैं गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण। आइए इनके बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। यह है कि जब ये इसमें जो उदारवादी चरण के नेताओं में सबसे पहला नाम आता है कि फिरोज शाह मेहता। जो प्रमुख नेता है फिरोज शाह मेहता। उसके साथ साथ नाम आता है बदरुद्दीन तैयब जी का। बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद नेता आते हैं जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। फिर नाम आते हैं जैसे कि दादा भाई नौरोजी डीएनडी। बहुत ही इन इन नेता ये जो उदारवादी चरण के बहुत ही नेता हैं, जिनमें कुछ नेताओं के नाम इस प्रकार हैं। ये ये उदारवादी पॉलिसी को मानते थे, यानी कि ये 3P पॉलिसी को मानते थे। 3P पॉलिसी को मानते थे, और कहा जाता है कि 3P पॉलिसी के साथ साथ इन्हें ये भी विश्वास था, इन्हें ब्रिटिश न्यायालय पे बहुत ही विश्वास था। इन्हें 3P पॉलिसी के साथ साथ इन्हें ब्रिटिश न्यायालय पे विश्वास था। ब्रिटिश न्यायालय पर विश्वास था। और फिर आते हैं 1905। 1905 में होता है कि बंगाल विभाजन।
1905 में होता है बंगाल विभाजन, और जिसके लिए कर्जन को मुख्य माना जाता है। फिर इसी के बंगाल विभाजन के लिए एक आंदोलन चलता है जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ये 1905 में हुआ। फिर जो गरम दल थे वह गरम दल आगे आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। गरम दल आगे आते हैं, वह अपनी बातों को रखते हैं, और गरम दल के कुछ प्रमुख नेता हैं जो जिन्हें हम लाल, बाल, पाल और घोष के नाम से जानते हैं। यानी कि लाल, लाल मीन्स लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और इसके साथ साथ विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, और अरविंदो घोष, जिन्हें हम जानते हैं कि लाल, बाल, पाल और घोष। ये ट्रिक है याद करने की कि उग्रवादी यानी गरम दल के नेता हैं कौन कौन से, लाल, बाल, पाल और घोष, यह ट्रिक है। फिर इन्होंने क्या कहा, ये जो नेता थे उग्रवादी, इन्हें अपनी बात को तीव्र यानी कि तीव्र तरीके से रखने के लिए कहते थे अपनी बातों को, और ये शस्त्र क्रांति की बात करते थे, शस्त्र क्रांति की बात करते थे। और ये वही नेता है जिन्हें 1906 ईस्वी में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं का यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं की अपनाने की बात की, और राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया, और स्वराज शब्द की पहली बार स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया। ये वही नेता आए थे जिन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कर रहे थे, कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा पे भी बात की, राष्ट्रीय शिक्षा पे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। उसके साथ साथ स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने की बात की, स्वदेशी वस्तुओं की अपनाने की बात की, स्वदेशी वस्तुओं की अपनाने की बात की, और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया। ये वही गदम दल के नेताओं ने आगे आकर, ये 1906 के अधिवेशन में आगे आकर उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर आता है 1919 के बाद से 1947 तक के काल को, जब भारत हमारा आजाद हुआ, उसे गांधीवादी युद्ध कहा जाता है। और इसमें और कहा जाता है कि 1915 में महात्मा गांधी ने भारत में आ गए थे और लगातार 3 आंदोलन किए, जिसमें पहला है चंपारण आंदोलन, दूसरा है मिल मजदूर आंदोलन, तीसरा है खेड़ा के किसान आंदोलन। और इन तीनों में लगातार गांधी जी ने सफलताएं हासिल की। उसके बाद आता है 1920 में असहयोग आंदोलन किया। फिर 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसे नमक कल के नाम से जाना जाता है। फिर 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके कारण महात्मा गांधी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसीलिए इसे गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। आइए कुछ चर्चाएं लिख देते हैं। 1920 में महात्मा गांधी की ने असहयोग आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन किए। उसके बाद 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। फिर आता है 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, भारत छोड़ो आंदोलन का कमान संभाली। ये थी कि 1885 जब हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से लेकर 1947 तक ऐसे मोटे मोटे तौर पे हम समझ लिए कि 1885 से लेकर 1947 तक ऐसी क्या घटनाएं हुई जो हमारे भारत की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किए। ये रहा नरम दल, और 3 चरण में इसे विभाजित किया गया। पहला नरम दल, दूसरा गरम दल और तीसरा गांधीवादी चरण। आइए इसके आगे की चर्चा करते हैं। इसके आगे है कि
कहा जाता है कहा जाता है कि कुछ लोगों ने ये विचारधाराएं दे दी कि ये जो उदारवादी चरण है, यह अ, इससे उग्र होकर आगे आना चाहिए था, ताकि हमारा भारत और ही पहले ही आजाद हो गया होता। ये कहने वाले लोग वही होते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आते हैं और घर में बैठकर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। इनके बारे में बहुत ही भला बुरा कहते हैं कि ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ बस डालते थे, एप्लीकेशन डालते थे और हाथ जोड़कर अपनी बातों को मनवाते थे। आइए उस समय की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, जो हमारे तार्किक शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। उस समय की जो जब हमारा 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद कोई ऐसा मंच नहीं था जिसमें कोई भी भारत का नेतृत्व कर सके और अपनी बातों को एक समूह के रूप में अंग्रेजों तक पहुंचा सके। तब 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसमें बहुत ही कम सदस्य थे, बहुत ही कम सदस्य थे। मैंने बताया था कि पहले अधिवेशन में मात्र 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए और 72 प्रतिनिधियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। क्या अगर उसी 72 प्रतिनिधियों ने क्या उसी 72 प्रतिनिधियों ने अगर उस समय उग्र होकर उग्र होकर और गर्म होकर अगर अपनी बातों को मनवाना चाहा, तो क्या अंग्रेज इसको दबा नहीं देते? अंग्रेज इसको 72 प्रतिनिधियों की जो एजेंसी थी, इसको दबाने में उनको चंद मिनट भी नहीं लगता, इसको तहस नहस कर देते। फिर इन्होंने ये जो जो भी थे, ये वकील थे, जमींदार थे, ये बहुत ही अच्छे अच्छे नेता भी थे। इन्होंने सूझबूझ के साथ पहली आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक अच्छी नींव दी कि धीमे धीमे इसमें लोगों की संख्या को बढ़ाते गए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जरिए अंग्रेजों को भारत से भगाने में, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने में अपनी सफल हासिल हो। इसलिए इन्होंने पहले, अब हम जितने महत्वपूर्ण आंदोलन है उस पर चर्चा करेंगे। आइए हेडिंग डालते हैं कि स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये जो बंगाल वाला क्षेत्र था, यहाँ पे अंग्रेज, यहाँ ये बंगाल वाले क्षेत्र में इसका जो विस्तार था, वर्तमान के बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, इसके साथ झारखंड जैसे राज्यों को मिलाकर पुराने पुराने में वह बंगाल था। यहीं पर सबसे पहले अंग्रेज आए थे, यहीं पे पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी और यहीं से ही भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे एजुकेटेड लोग पाए जाते थे, यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी वाले एरिया में कर्जन से कहा गया, उस समय जो बंगाल का वायसराय था वह था कर्जन। उस समय जो भारत का वायसराय था वह था कर्जन, और कर्जन से कहा गया कि कैसे भी करके इस आंदोलन से छुटकारा पाने के लिए इसको कुछ तरीका चुना जाए। तो यहाँ पे रहते थे हिंदू बाहुल क्षेत्र था और ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था। यहाँ पे हिंदू बाहुल क्षेत्र था और यहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था। तो कर्जन ने एक दिमाग लगाया और बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया। वह चाहता तो बंगाल को ऐसे भी विभाजित कर सकता था, वह चाहता तो ऐसे भी विभाजित कर सकता था, वह चाहता तो ऐसे भी विभाजित कर सकता था, लेकिन उसने ऐसे विभाजित किया ताकि हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक खाई बन सके, एक दुनिया बन सके, यानी कि सांप्रदायिकता को महत्व दिया, सांप्रदायिकता को जन्म दिया। तो कर्जन ने सांप्रदायिकता को जन्म दिया और जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की।
1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की। बंगाल विभाजन की घोषणा की और इसका कारण बताया कि ये जो बंगाल है, बंगाल इतना विस्तृत क्षेत्रफल में एक साथ प्रशासन को और शासन को संभालने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हम बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। इसने क्या कारण बताया? इसने कारण बताया कि इतने विस्तृत बड़े विशाल क्षेत्र में, यानी कि विस्तृत क्षेत्र में एक साथ प्रशासन को संभालने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हम बंगाल को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक का नाम दिया पश्चिमी पश्चिम एक 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 को नाम दिया पश्चिमी बंगाल, एक का नाम दिया पूर्वी बंगाल। इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। ये और इसे लागू करने का डेट रखा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इसने लागू करने का डेट रखा। इसी के इसी इसी बंगाल विभाजन के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका नाम दिया स्वदेशी आंदोलन। इसी बंगाल विभाजन के खिलाफ एक आंदोलन हुआ जिसे नाम दिया गया स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन और ये स्वदेशी आंदोलन 1905 के अधिवेशन से 1905 के बनारस के अधिवेशन से, जिसकी अध्यक्षता करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ से इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई और ये 7 अगस्त को कोलकाता के टाउन हॉल से कोलकाता के टाउन हॉल से 7 अगस्त को कोलकाता के टाउन हॉल से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया। कोलकाता के टाउन हॉल से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया गया। ये कब किया गया? 7 अगस्त को कोलकाता के टाउन हॉल से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह अभी करंट का क्वेश्चन है कि 7 अगस्त को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है कि उस समय 7 अगस्त को इस 7 अगस्त को एक भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 7 अगस्त को इस समय दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं कि 7 अगस्त को जब कोलकाता के टाउन हॉल से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, उसके उपरांत यह निर्णय लिया गया कि 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया और इसी दिन भी हमने राखी दिवस मनाया। शोक दिवस इसलिए क्योंकि उस समय जो बंगाल में हिंदू और मुस्लिम इस समय बंगाल में हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता थी, उसे तोड़ने का प्रयास किया गया, इसलिए हमारे भाईचारे को तोड़ने के लिए ये उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया और हमारे भाईचारे को कायम रखने के लिए उसी दिन को हम राखी दिवस के रूप में भी मनाए थे। फिर बात आती है इस बंगाल विभाजन को 2011 में तीसरे दिल्ली दरबार में इसे रद्द कर दिया गया, यानी कि 2011 के थर्ड दिल्ली दरबार में इसको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और इसमें एक और बड़ा फैसला लिया गया कि जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा की गई और यह 2012 में स्थानांतरित हो गई। कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित हो गई। 2011 में तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया
और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा की गई और 2012 में कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया। आज की क्लास यहीं तक था, मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। ओके, जय हिंद।